मुझे विश्वास है कि जिस तरह का परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो जनता की आवाज़ है, उसमें लगता है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 के पार जीतेंगे। कांग्रेस आपस में उलझी हुई है, सपा का कोई वजूद नहीं है, बसपा समाप्त हो गई है, लेकिन जो भी मत पड़ रहा है उसमें 90% मत भाजपा को पड़ेगा, शेष में सारे दल रहेंगे। 24 का रण जारी है और 2 चरणों का मतदान देश में समाप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हालात बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, किस तरह की स्थिति है। 80 की 80 सीट जीतने का भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी परिवार और उनके सहयोगी कार्यकर्ता उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह का परिश्रम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और कार्यकर्ता कर रहे हैं, जो जनता की आवाज़ है, उसमें लगता है कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 के पार जीतेंगे। 400 पार का नारा कितना चल पा रहा है, क्योंकि आपके बड़े नेता जो हैं वो 400 पार के नारे से पीछा छुड़ाते नजर आ रहे हैं। हमने कहीं इसको सुना नहीं। अभी तो हमारे गृह मंत्री जी का सार्वजनिक संबोधन हो रहा था किसी लोकसभा में। उन्होंने बहुत विश्वास के साथ ये कहा कि हम 400 के पार का परिणाम प्राप्त करेंगे। जिस तरह से मत प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है, क्या कारण है? जनता में उत्साह नहीं है या सरकार के प्रति आक्रोश है? जनता में उत्साह न होता तो जो मत पड़ा है वो मत न पड़ता। मौसम के कारण थोड़ा सा मत प्रतिशत पर प्रभाव पड़ा, लेकिन आने वाले जो राउंड बचे हैं, चक्र बचे हैं, तीसरे राउंड से और के आगे, उस संबंध में भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से सतर्क है, सचेत है और ये प्रयास कर रही है कि आने वाले राउंड्स में हम पिछले चुनाव के सापेक्ष अधिक मतदान सुनिश्चित कराएं। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से मत प्रतिशत गिर रहा है और चुनाव आयोग चुनाव के 11 दिन बाद 3 बार में मत प्रतिशत बढ़ाने का दावा कर रहा है, बढ़ा रहा है फाइनल रिजल्ट करके, तो क्या लगता है कुछ कहीं टेक्निकल फॉल्ट है? हम चुनाव आयोग के प्रति आभारी हैं कि हमारे चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के पहले से ही मतदान 100% हो, इस दिशा में सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। सभी राजनीतिक दलों को भी 100% मतदान किए जाने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों द्वारा ये किया जा रहा है। कांग्रेस आपस में उलझी हुई है, सपा का कोई वजूद नहीं है, बसपा समाप्त हो गई है, इसलिए जो भी मत पड़ रहा है, हमारा तो प्रयास है कि 100% मत हमको मिले, पूरे देश का 100% मिले, लेकिन जो भी मत पड़ रहा है उसमें 90% मत भाजपा को पड़ेगा, शेष में सारे दल रहेंगे। जैसा कि बैलेट पेपर से जब चुनाव होते थे तो 24 घंटे में फाइनल आंकड़े आ जाते थे, लेकिन इतना लेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के होते हुए आंकड़े आना, जिसके बाद विपक्ष सवाल भी उठा रहा है इसको लेकर के, मीडिया में तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े बड़े तीखे सवालों के पर किए जाने के बारे में जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में उसी ईवीएम से सरकार बनी तो उसमें शपथ ले लिया, और जो राज्यों में उनकी कर्नाटक में सरकार बनी तब तो ईवीएम खराब नहीं थी। जहां भाजपा की सरकार बन जाए वहां ईवीएम गड़बड़ है, जहां उनकी सरकार बन जाए 24 घंटे में शपथ हो जाए। तो या तो ईवीएम पर विश्वास करें या तो जहां विपक्ष की सरकारें हैं वो त्यागपत्र दे के जनादेश प्राप्त करें, तभी तो ये प्रमाणित हो सकता है। ये कहना अपनी हताशा को मलहम लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है यहाँ के विपक्षी दलों के पास। इस बार एक नई चीज देखने को मिली कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का सूरत में उम्मीदवार था, उसका नाम वापस लेना
पर्चा खारिज होना, उसके डमी का पर्चा खारिज होना, बसपा के प्रत्याशी का पर्चा, कुल 9 पर्चे खारिज हो गए, क्या कारण? राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा तकनीकी दृष्टि से निर्वाचन अधिकारी ने अगर समीक्षा किया और जब उन्होंने पर्चे की जांच की, अगर उसमें मौलिक कमी थी तो स्वाभाविक रूप से कानून अपना काम करेगा। अगर पर्चा खारिज हुआ तो हो गया। और दल के लोगों ने भाजपा की रीति नीति पर विश्वास किया और भाजपा के जो सूरत से प्रत्याशी थे, हम तो कहते हैं कि ईश्वर पूरे भारत में 543 सीटों पर ही इस तरह का विश्वास प्राप्त करने में सफल हों। हम तो बधाई देते हैं अपने ऐसे लोकसभा के सांसद पर कि यहाँ प्रधान निर्विरोध नहीं हो सकते, वो लोकसभा के सांसद निर्विरोध हुए। तो जिसने भी सहयोग किया, मैं मानता हूँ कि वो विकसित भारत के मोदी जी के नारे पर उन्होंने विश्वास करके और अपने ऐसे महबूब प्रत्याशी की मदद की और हम निर्विरोध एक लोकसभा के सांसद को चुनवा कर हमने खाता खोला, जो बड़ा शुभ संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चुनाव को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है, क्या सूरत की जनता के साथ इसमें अन्याय नहीं हुआ? मैंने आपसे कहा कि मैं चुनाव लड़ता हूं सफलता के लिए, और आपका कहना यह है कि मैं अगर निर्वाचित हो गया तो मैं क्या करूं, मैं इस्तीफा दे के फिर उस उत्सव में शामिल होने का काम लेकिन नोटा के रहते निर्विरोध कैसे हो सकता है कोई? नहीं, नोटा के रहते जिसने पर्चा दाखिल किया, जिस दल के पास समझदार प्रत्याशी न हो, जिनको ऐसे प्रत्याशी न मिले हो जो पर्चा भरना जानते हो, तो उस दल का मैं समझता हूं कि भगवान ही शायद भला कर सकें तो कर सकें। वो तो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के पास अब उधार के प्रत्याशी हैं जो चुनाव का पर्चा नहीं भर सकते, वो लोकसभा कैसे जाते। और दलों के लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया और मोदी जी के विश्वास पर अपना नामांकन वापस लिया। एक योग्य प्रत्याशी को निर्वाचित होने में इस उत्सव को, जो ये महापर्व है चुनाव का, उसमें उन्होंने सहयोग करके 4 चांद लगाया। ऐसे सहयोगियों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, निर्वाचित सांसद को हृदय से बधाई देता हूं। सूरत के बाद पड़ोसी राज्य इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी का नाम वापस हो गया और उसके साथ कैलाश विजयवर्गीय के खास विधायक गए थे नाम वापसी के लिए। तो क्या लगता है कि ये प्रेशर की राजनीति हो रही है, कोई प्रेशर डाला जा रहा है? मैं ऐसे महानुभाव के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करता हूं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण से खुश होकर, प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल से प्रसन्न होकर उन्होंने विकसित भारत के संकल्प में मदद करने की दृष्टि से अपना नामांकन वापस किया। और कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। उनके सहयोग से इतना पुनीत काम हुआ है। मैं तो ये मानता हूं कि ईश्वर मुझे भी कैलाश विजयवर्गीय की तरह योग्य बनाए, उनकी तरह से किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए समर्थ बनाए। और प्रतापगढ़ के भी जो कांग्रेस और सपा के समर्थित प्रत्याशी हैं वह नामांकन तो कर चुके हैं, लेकिन जिस दिन नाम वापसी हो वो भी मजबूत भारत के निर्माण में अपना सहयोग दें और जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं उनको सफल करने में वो अपना पर्चा वापस ले लें। भाजपा में राम मंदिर को लेकर के बड़ा उत्साह था और जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसका सभी शंकराचार्यों ने विरोध भी किया। लेकिन क्या लग रहा है इस बार राम मंदिर का मुद्दा कुछ करिश्मा कर पा रहा है? शंकराचार्यों के प्रति मैं श्रद्धा से उनके चरण पर अपना मस्तक रखता हूँ। प्रभु श्री राम से बड़े शंकराचार्य नहीं हैं। राम की इच्छा के बिना कोई प्राण प्रतिष्ठा उनकी नहीं कर सकता था। उन्होंने अनुमति दी और मोदी जी का सौभाग्य था कि उन प्राण प्रतिष्ठा उनके कर कमलों द्वारा संपन्न हुई। इसमें जो आप कह रहे हैं राम तुम्हारी आस्था है, 130 करोड़ नहीं पूरे विश्व की आस्था है, तो राम को राजनीति से हम क्यों जोड़ते हैं? राम हमारी आस्था है। सब ने कोशिश किया, कांग्रेस ने रोका, समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाया कार सेवकों पर, बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि वहाँ शौचालय बना दीजिए,
मोदी जैसा लाल पैदा हुआ इस देश में, जिन्होंने दुनिया की इच्छा के अनुसार, भारतवासी के अंतिम व्यक्ति की इच्छा के अनुसार भगवान राम के मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। जल्दी क्या है? अरे प्रभु के लिए कोई जल्दी कर सकता है? भगवान राम की वहाँ स्थापित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरी दुनिया के लोग लाखों की संख्या में रोज वहाँ दर्शन कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि जो विरोधी हैं ये भी रामलला की जय बोल रहे हैं, रामलला की जय बोल रहे हैं, कारसेवकों पर गोली चलवा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि न्याय और अन्याय के बीच जो उनकी गलतियां हैं उस पर आत्ममंथन करें, आत्मविचार करें, और अगर उन्हें ग्लानि हो तो प्रभु से क्षमा मांग के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वो भी मजबूती से उतरें। रायबरेली में अभी तक भाजपा की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं आया है, ना कांग्रेस की तरफ से। क्या कारण है? दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई और कारण? अब ये हमारे राष्ट्रीय स्तर की सोच में कुछ होगा, जो वो निर्णय करेंगे उसमें हम लोग काम करेंगे। प्रतापगढ़ में लोकसभा का चुनाव 6वें चरण में है, नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बसपा ने एक ब्राह्मण पे दांव खेला है और वो ब्राह्मण भाजपा के दंपत्ति नेता जो हैं शिव प्रकाश और सिंधुजा का बेटा है। अब वो मुझे तो बड़ा दुख है, भाजपा के नेता तो नहीं हैं, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, भाजपा में अभी कुछ दिन पहले आए हैं वो। उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ चुकी हैं कुंडा से। मैं पूरी बात कर लूँ, वो बहुजन समाज पार्टी का भी अनुभव उन्हें प्राप्त है, सेनानी जी को, कांग्रेस का भी अनुभव उन्हें प्राप्त है, समाजवादी पार्टी का भी अनुभव प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी का ही अनुभव नहीं था, उसे भी प्राप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, यह उचित नहीं लगता है। वो किसी जाति का नहीं, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म में विश्वास नहीं करती, सबका साथ सबका विकास पे विश्वास करती है, लेकिन ये जो निर्णय है उचित नहीं है। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि माता पिता ये कहें कि मैं एक जगह भाजपा में हूँ और प्रतापगढ़ नहीं जाऊँगा। अगर उसमें कहीं भी कोई इस तरह की बात हो, अगर वो अपनी सफाई देना चाहते हैं, तो दंपत्ति जो चुनाव लड़ चुके हैं भाजपा के टिकट पर, बसपा के टिकट पर, मेरे ख्याल से सभी दल के टिकट पर उन्होंने कोशिश की है, तो प्रतापगढ़ में आके वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें और दुनिया के लिए उदाहरण बने। तो ये थे पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।